नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से साहित्य नेट क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हमने सीरीज को शुरू किया था जो पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज की सीरीज है। उसमें हम जो हमारे क्वेश्चन है उनको कंटिन्यू करेंगे और हमारे जो ऑनलाइन जो बैच चल रहा है उसमें ऑलमोस्ट सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। जो लैंग्वेज वाली यूनिट है, रिसर्च वाली यूनिट है, कुछ माइनर यूनिट्स रहती है, वो साथ साथ जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। तो पूरा कोर्स जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या एचपीएससी इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा और पीवाईक्यूज की सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो फटाफट से अपना टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द नोवेल ऑफ फैशनेबल हाई लाइफ इन 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। 19th सेंचुरी में इंग्लिश लिटरेचर में फैशनेबल हाई लाइफ को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, किसने डिस्क्राइब, इस टर्म को किसने दिया है और ये कौन सी टर्म है? इसमें ये वाली टर्म है सिल्वर फोक नॉवल। सिल्वर फोक नॉवल में हाई फैसिनेटेड लाइफ जो है वो डिपिक्ट की जाती है और ये जो टर्म दी है ये दी है हैजलिट ने। ठीक है, नाम सबने सुना होगा विलियम हैजलिट का। विलियम हैजलिट ने इस टर्म को कॉइन किया है 1827 में। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी लिख लो आप, कहां पे, कौन से वर्क में? द डैंडी स्कूल, इस वर्क में इस टर्म को कॉइन किया है। तो ये क्या डिस्क्राइब करती है? जो 19th सेंचुरी के जो हाई लाइफ है यानी कि फैशनेबल लाइफ है उसको डिस्क्राइब किया जाता है सिल्वर फोक नॉवल में, इसमें। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? फोर्थ वाला। उसके बाद आगे नेक्स्ट है, व्हाट डिड बर्टोल्ट ब्रेस्ट यूज फॉर हिज मोड ऑफ ड्रामा राइटिंग टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम ट्रेडिशनल थिएटर। अब देखो, बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने कौन सी टर्म को यूज किया है, किसके लिए? ड्रामा राइटिंग के लिए, टू डिस्टिंग्विश कर दिया जो कि ट्रेडिशनल थिएटर से। अब ट्रेडिशनल थिएटर क्या है और ये जो टर्म इन्होंने यूज की है, ये पहले तो देख लो, एपिक थिएटर, इस टर्म को यूज किया है। एपिक थिएटर क्या है? नॉर्मली इसमें ऑडियंस जो है उसके पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखा जाता है कि ऑडियंस जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाती है। मान लो, एक तो नॉर्मली हम सोचते हैं, नॉर्मली हमें जो स्टोरी है वो देखते हैं, यानी कि कैसे प्ले परफॉर्म किया जा रहा है, बस हम सिर्फ स्टोरी देखते हैं, स्टोरी को डेवलप करते हैं। लेकिन ऑडियंस अपने दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचने पे मजबूर हो जाती है। जो कॉन्टेक्चुअल उसमें चीजें जो यूज की गई है, ठीक है, उनको ध्यान में रख के जब एनालिसिस किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एपिक थिएटर। ये आता है एपिक थिएटर में। ये कॉइन किसने किया है? ये टर्म दी है आर्विन पिस्केटर ने। आर्विन पिस्केटर ने इस टर्म को कॉइन किया है। बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने बहुत ज्यादा फेमस किया है इसको, एपिक थिएटर को। बर्टोल्ट ब्रेस्ट जाने जाते हैं अपने एक वर्क के लिए, मदर करेज वाले के लिए। ये जर्मन राइटर है, हम पढ़ चुके हैं जर्मन लिटरेचर में इसको। चलो जी, आगे आते हैं। Which of the following term is used to describe the spurious word which are the result of inadvertent error made by the copyist, printer and the editors? ये जो वर्ड है घोस्ट वर्ड्स, ये होते हैं। घोस्ट वर्ड क्या होते हैं? घोस्ट वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम द रीडर इंटरप्रेटिंग ऑफ लिंग्विस्टिक एरर। लिंग्विस्टिक एरर से जो ओरिजिनेट होते हैं ये होते हैं घोस्ट वर्ड। तो इसमें क्या है? एरर की तो बात की गई है इसमें, एरर मेड बाय द कॉपिस्ट, प्रिंटर और एडिटर। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? घोस्ट वर्ड। आगे, which two of the following are words by works by I.A. रिचर्ड। I.A. रिचर्ड के बताने हैं कौन कौन से इसमें से वर्क है। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिसिज्म है ये है रेने वैलेक का, रेने वैलेक का है। साइंस एंड पोइट्री ये I.A. रिचर्ड का है। द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक ये वाला भी I.A. रिचर्ड का है। और ये इंग्लिश लिटरेचर इन आवर टाइम एंड यूनिवर्सिटी, इसको लिखा है F.R. लेविस ने। तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। तो बी और सी हमारा राइट आंसर होगा। कहां पे है? ऑप्शन थर्ड में। आगे, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, व्हाट इज प्रपोज्ड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड एज द एसेंस ऑफ क्रिटिसिज्म। भाई, क्रिटिसिज्म का सार क्या है? द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम में मैथ्यू आर्नोल्ड ने प्रपोज किया है उस कॉन्सेप्ट को जिसको बोला है
एसेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, कि वो क्रिटिसिज्म का सार है वो क्या है, ये है disinterestedness, the quality of having no personal involvement, no personal involvement, the quality of having no personal involvement and receiving no personal advantage, ये होता है डिसइंटरेस्टेडनेस में, और ये ही एसेंस है क्रिटिसिज्म का, जो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम में मैथ्यू आर्नोल्ड ने प्रपोज किया है इसमें। ठीक है, चलो जी आगे। अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डे सोसोर, लैंग्वेज इज, देखो लैंग एंड पैरोल वाले कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। अब इसने पूछा कि लैंग्वेज क्या है फर्डिनेंड डे सोसोर के अकॉर्डिंग, एंड इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर तो है ही, ये सही है। सिस्टम ऑफ कांस्टेंट चेंज, क्या ये कांस्टेंट चेंज होता रहता है ऐसा सिस्टम है लैंग्वेज? नहीं है। और ए सिस्टम ऑफ साइन तो है ही, ये भी ठीक है। ए सेल्फ स्टैंडिंग फॉर्मेशन, ये नहीं है, ये गलत हो गया। तो बी और सी इसमें सही आंसर है, ये दिया है बी और सी, सॉरी ए और सी है, ए और सी आएगा। तो ए और सी कहां पे है? ऑप्शन सेकंड में, तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो आगे। What was the center set up by the studying center at the University of Birmingham called? कौन सा सेंटर था जो सेटअप किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में? देखो कल्चरल स्टडी के लिए पूछा गया है, स्टडिंग कल्चर, कल्चर को स्टडी करने के लिए कौन सा सेटअप किया गया था सेंटर? 1964 में ट्रिपल सी एस के नाम से जो पहला सेंटर एस्टेब्लिश किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में, और किया किसने था? इसको किया था रिचर्ड होगार्ट ने। रिचर्ड होगार्ट फर्स्ट इसके जो डायरेक्टर बने थे। सेकंड डायरेक्टर हमारे स्टुअर्ट हॉल है, जो इन्हीं के स्टूडेंट हैं रिचर्ड होगार्ट के, जिसका फुल इसकी फॉर्म है सेंटर फॉर कंटेम्परेरी कल्चरल स्टडी। ये वाली फर्स्ट वाला इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है जी, चलो आगे। Which of the following statement are true of English as used in India? इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, इंग्लिश इंडिया में यूज की जाती है? इंडिया इज काउंटेड अमंगस्ट द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड, ये तो बात सही है। ठीक है, लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी वर्ल्ड में, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, लार्जेस्ट इंग्लिश कम्युनिटी है। सही है स्टेटमेंट। नो ग्रुप कम्युनिटी और पॉपुलेशन ऑफ इंडियंस क्लेम इंग्लिश एज इट्स मदर टंग। तो अब ये बताओ, क्या कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, कम्युनिटी नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है जो इंडियन में जो क्लेम करते हैं कि इंग्लिश जो है उनकी मदर टंग है? भाई साउथ साइड में काफी सारे हैं जो मानते हैं उनकी मदर टंग जो है वो इंग्लिश को ही मानते हैं, क्योंकि उनको हिंदी तो आती नहीं है। ठीक है, उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो मदर टंग नहीं है, उसको भी नहीं मानते। तो ये जो है गलत स्टेटमेंट हो गई, क्योंकि ऐसा ग्रुप है, ऐसी कम्युनिटी है। ठीक है, मोर देन 50% ऑफ इंडियन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्या 50% से ज्यादा लोग इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हैं? नहीं बोलते, गलत है। इंग्लिश इज द कंट्रीज प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स। इंग्लिश जो है वो कंट्री की प्रिंसिपल लैंग्वेज है, किस चीज की? कॉमर्स की, बिजनेस की, ट्रेड की। तो ये स्टेटमेंट सही है। विद द ग्रोइंग stature of Hindi in lingua franca, it is planted English as the link language between the central government and the state. क्या link language है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इसमें सही क्या होगा? ए सही है और डी सही है, फर्स्ट में दिया गया है। चलो जी आगे है, लिस्ट मैच करनी है। एक तरफ पोएम दी गई है, दूसरी तरफ पोएट के नाम है। द रोड नॉट टेकन किसकी है? मैच करो फटाफट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ। इसी की है। तो ए का देखो सेकंड है, ए का सेकंड कहां पे दिया गया है? इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो कौन सा सही होगा? आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड ऑप्शन के साथ ही हम जाएंगे। ठीक है, चलो आगे। वैसे आपको जरूर याद करना है, मैं यहाँ पे आपको सोल्व करवा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ये वाले क्वेश्चन आगे एग्जाम में पूछे जाए। ठीक है, तो टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन, ये लिखा है पैब्लो नेरुडा ने। अब पैब्लो नेरुडा के
पोएम से 5 क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, नेट के एग्जाम में अभी 2024 में। पूरी एक पोएम दी गई थी, उसमें से क्वेश्चंस जो है वो बताने थे। उसके बाद है आई हियर अमेरिका सिंगिंग, वॉल्ट विटमैन का है। आई टू सिंगिंग अमेरिका, ये है लैंगस्टन ह्यूजेस का। आगे यूसेस इन यू हैव हिस्ट द मिस्ट्री लेक्चर। अब इसमें से आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे देखो हिस्ट लिखा है, यहाँ पे मिस्ट्री लिखा है, तो यहाँ पे हिस्ट्री नहीं होना चाहिए था, हिस्ट्री यहाँ पे मिस्ड होना चाहिए था। तो ऐसा कब होता है? जब जो लेटर्स है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम स्पूनरिज्म। स्पूनरिज्म इसको बोलते हैं। ये एक वर्बल एरर होती है इन विच स्पीकर एक्सीडेंटली ट्रांसपोजेस द इनिशियल साउंड और लेटर, दैट इज कॉल्ड स्पूनरिज्म। राइट आंसर होगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट, हु इज द क्रिएटर ऑफ द कैरेक्टर जूलियन सोरेल? इसका क्रिएटर कौन है? जूलियन सोरेल मतलब कैरेक्टर किसने इन्वेंट किया है? ये किया है स्टेंडल ने। इनका वैसे रियल नेम जो है वो हेनरी बेल है, ठीक है। और कौन से वर्क में है ये जूलियन सोरेल वाला कैरेक्टर ये है द रेड एंड द ब्लैक, इसमें है ये, ठीक है। बिल्डिंग्स रोमन है। बिल्डिंग्स रोमन मतलब कमिंग एज नॉवल है। मेन कैरेक्टर की चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक, यानी कि चाइल्डहुड से लेकर उसकी ग्रोथ तक की स्टोरी जो है वो मैच्योरिटी तक की स्टोरी मेंशन की गई है इसमें, तो इसलिए इसको बोलते हैं बिल्डिंग्स रोमन। आगे अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब क्रोनोलॉजी में इसको अरेंज करना है। इंग्लिश रिप्लेस पर्शियन एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंपनी। कंपनी ने कब ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश को रिप्लेस कर दिया, मतलब पर्शियन को रिप्लेस कर दिया? कब हुआ था ऐसा? 1835 में। मैं कॉलेज का जब मिनट ऑन एजुकेशन आया था तब हुआ था। अराइवल ऑफ चार्ल्स ग्रांट इन इंडिया। इंडिया में कब आया था ये? चार्ल्स ग्रांट की आया था 1767 में। यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश इन कलकत्ता। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में। और 1854 के चार्ल्स वुड की रिकमेंडेशन पे ही ये कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, लेकिन ये 3 साल बाद हुआ था 1857 में। कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट विलियम इन कलकत्ता। कलकत्ता में ये जो फोर्ट है ये कब बनाया गया था? 1696 में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? डी वाला। तो देखो डी, 3 ऑप्शन में डी दिया गया है, इसमें नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट स्टार्टिंग में हो जाएगा। तो डी के बाद आएगा हमारा बी, देन ए, डी बी ए सी, ये थर्ड में दिया गया है। राइट आंसर ये वाला हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाई ऑफ द लेबल कल्चरल इंटरमीडिएरीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमर्शियल फिल्म। ये कल्चरल इंटरमीडिएरीज ये पियर बोर्डी की टर्म है, फ्रेंच ऑथर है, फ्रेंच क्रिटिक है पियर बोर्डी। तो इसमें है द फिल्म मैगजीन कॉलमनिस्ट, एडिटर नहीं आएगा इसमें, फैन क्लब आएगा एक, फैन क्लब, और जो प्रोड्यूसर है ये भी नहीं आएगा। तो ए और सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ए सी इज गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आगे स्टेटमेंट दी गई है ऑल रिसर्च बीइंग ओरिजिनल एंड अनइंस्पायर्ड। क्या रिसर्च ओरिजिनल होती है? भाई रीड और प्लस सर्च का मतलब क्या है? जो सर्च की गई है चीजें पहले से उनको दोबारा से सर्च करना, दोबारा उनकी स्टडी करना, दैट इज रिसर्च। लेकिन ये बोल रहा है कि ओरिजिनल होती है? नहीं होती, ओरिजिनल नहीं होती और ना ही अनइंस्पायर्ड होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई पहली। उसके बाद है स्टडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग पास्ट वर्क ऑन ए रिसर्च टॉपिक स्टिफल्स, STIF आएगा यहाँ पे FLES, स्टिफल्स। और स्टिफल्स का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग हैपन, कुछ भी चीज जो हैपनिंग होने वाली है उसको रोकना। तो क्या स्टडिंग डॉक्यूमेंट पास्ट वर्क ऑन रिसर्च टॉपिक, रिसर्च टॉपिक पे जो पास्ट की स्टडी करना, ठीक है, डॉक्यूमेंट पढ़ना, वो स्टिफल करता है, वो रोकता है कंटिन्यूअल एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ह्यूमन नॉलेज की जो नॉलेज है उसको एक्सपेंड होने से रोकता है। कैसा होता है? नहीं होता, एक्सपेंड होने से नहीं रोकता, वो तो और बढ़ावा देता है इसको। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई, दोनों ही गलत है। तो इसमें इनकरेक्ट दिया गया है दोनों ऑप्शन नंबर सेकंड में। आगे विच ऑफ दीज आर ट्रू ऑफ रेमंड विलियम्स कल्चर एंड सोसाइटी। रेमंड विलियम का कल्चर एंड सोसाइटी में कौन सा जो है वो ट्रू है?
इट क्रिटिक द आइडिया ऑफ हाई कल्चर की बात की है इसने, इट ओवरलुक होने की बात नहीं की कि ओवरलुक किया जाए हाई कल्चर को, गलत है। इट डिफाइन, क्योंकि हाई कल्चर कौन सा होता है, फटाफट से मुझे आप कमेंट करके बताओ हाई कल्चर जो है वो कौन सा होता है, लो कल्चर कौन सा होता है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मास कल्चर कौन सा है। इट डिफाइन कल्चर एज ए वे ऑफ लाइफ, ये बात बोली है इसने, डिफाइन करता है कल्चर जो है वो होल वे ऑफ लाइफ है। इट इक्वेट्स कल्चर विद साइंस, ये गलत है, तो पहले सही है इसमें, सी सही है, ए और सी फर्स्ट में दिया गया है। आगे, हु इज द ऑथर ऑफ द ट्रूथ अबाउट मी ए हिजरास लाइफ स्टोरी, कि रेवाथी है, रेवाथी की स्टोरी है, ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए ट्रांस वुमेन फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु डिस्क्राइब हर चाइल्डहुड जर्नी, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड हर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है ये, ठीक है। जेंडर जो है इन्होंने जैसे ट्रांसफॉर्म किया था वो ऑटोबायोग्राफी लिखी है रेवाथी ने इसमें, राइट आंसर फर्स्ट है इसमें। उसके बाद विच ऑफ दीज कंट्रीज डज मोंटाइन ऐसे ऑफ कैनिबल फोकस ऑन प्राइमरीली, ये जो जापान के बारे में है, ऑफ कैनिबल, ऑफ कैनिबल नहीं, जापान के बारे में नहीं है, ब्राजील के बारे में है। इट डिस्क्राइबिंग द सेरेमनीज ऑफ द, एक और नाम लिखो ये, TUPINAMB, टापिनाम्बा, टापिनाम्बा पीपल, ये टापिनाम्बा पीपल है ब्राजील में, उनके बारे में, उनकी सेरेमनीज के बारे में इसमें बात की है इस वर्क में, ब्राजील इस ऑफ कैनिबल्स में। उसके बाद द सेट ऑफ इन्फेक्टेड फॉर्म टेकन बाय सिंगल वर्ड इज, क्या बोलेंगे इसको, जो सिंगल वर्ड इन्फेक्टेड फॉर्म किससे लिए जाते हैं, सिंगल वर्ड से ली जाती है, जो इन्फेक्टेड फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिम बोलते हैं, मॉर्फ्यूम बोलते हैं, फोनियम या सिमिम, क्या होता है वो। चलो ये चारों टर्म हमारे लिए याद करना जरूरी है, तो चारों के बारे में हम बात करेंगे। लेक्सिम डिस्क्राइब करता है किस चीज को, ए सेट ऑफ फॉर्म, ये क्या होता है, सेट ऑफ फॉर्म है, टेकन बाय ए सिंगल रूट वर्ड, इसका मतलब ये है। मॉर्फ्यूम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ये, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बताओ लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, दैट कंटेन्स मीनिंग, और ये जो फोनेम है ये सेट ऑफ सिमिलर फोन्स होते हैं, सिमिलर फोन्स, ए सिंगल बेसिक साउंड, मतलब सिमिलर जो साउंड होती है, डिस्टिंग्विश वन वर्ड फॉर्मेशन, और सिमीम होता है हमारा सिमेंटिक, इट इज ए सिमेंटिक लैंग्वेज, सिमेंटिक लैंग्वेज दैट कंसिस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, तो ये भी नहीं है। अब इसमें देखो सिंगल वर्ड की बात कहां पे की गई, सिंगल रूट वर्ड, ये बात है सिंगल रूट वर्ड की, यहां पे लेक्सिम, फर्स्ट इसमें सही आंसर होगा। द लाइफ ऑफ कावले, which two of the following criticism were made by the Samuel Johnson against a group of writer which he termed the metaphysical poet, इसने क्या लिखा है, द लाइफ ऑफ कावले, अब्राहम कावले की लाइफ के बारे में लिखा है, किसने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। वैसे बायोग्राफी भी लिखी है और अलग से भी वर्क लिखा है इस पे। जो अब्राहम कावले है उनको वो बेहतर जो मेटाफिजिकल पॉइंट है वो कंसिडर करते हैं, यानी कि जो जॉन डन इनके जो लीडर हैं उनसे भी बेटर मानते हैं, कौन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इनको, अब्राहम कावले। तो इनमें कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में सही बोली गई है, दे मेड एन इनएप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ विट एंड इमेजिनेशन, क्या इन्होंने इनएप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन किया है, विट और इमेजिनेशन का नहीं, इन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से किया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ राइटिंग पोएट्री दे ओनली रोट वर्स, क्या इन्होंने वर्स लिखा है, वर्स में लिखता है। ये जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं इनका राइटिंग स्टाइल जो है वो बिल्कुल अलग था दूसरों से, किसी का कॉपी नहीं किया इन्होंने, ना ही कोई गॉड का इन्वोकेशन किया है, ठीक है, ना ही किसी का राइटिंग स्टाइल उन्होंने कॉपी किया है। दे नाइदर कॉपीड नेचर नॉर लाइफ, ना ही नेचर को कॉपी किया ना ही लाइफ को, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दे नेवर ट्राई टू बी सिंगुलर इन देयर थॉट, उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की कि वो थॉट में सिंगुलर हो, नहीं जी। मेटाफिजिकल पोएट बोलते किसको है, वो थॉट में सिंगुलर तो थे सारे, तो सारे के सारे जो है वो होरेस वाली वो कार्पेटियम थीम है वो यूज कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट ये बी सही है इसमें और सी सही है,
बी और सी कहां पे दिया गया है? ऑप्शन सेकंड में। आगे मैच करना है, लिस्ट दी गई है। इंग्लिश अगस्त किसने लिखा है? इन कस्टडी अनीता देसाई का है। सच ए लॉन्ग जर्नी और फनी बॉय है ये श्याम सिल्वेदोराय का। अब देख लो डी का फर्स्ट है, डी का फर्स्ट कहां पे है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें दिया गया है, तो ये आंसर हमारा सही होगा। इंग्लिश अगस्त लिखा है उपमान्यु चटर्जी ने, और इन कस्टडीज का हो गया सच ए लॉन्ग जर्नी, ये रोहंटन मिस्त्री का है। आगे अब अरेंज करना है फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पोएट इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस इन रिलेशन टू इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री। अब इसके अकॉर्डिंग इनको इमेजिस्ट पोएट कब आए थे? ये 1908 में इस टर्म को कॉइन किया गया था, ठीक है। टी ह्यूम ने इसको कॉइन किया था। एजरा पाउंड भी इसमें मेन राइटर है जो बहुत फेमस है। कैविलियर पोएट्स आते हैं हमारी कौन सी एज से? कैरोलाइन एज से, और कैरोलाइन एज हमारी आती है कब? जैकोबियन के बाद 1625 से लेके 49 तक, ठीक है। चार्ल्स फर्स्ट को फॉलोवर थे ये। द मूवमेंट पोएट है 1950s में। द लेक पोएट, लेक पोएट कब आते हैं? रोमांटिक एज, रोमांटिक एज हमारी कब से कब तक थी? 1798 से लेकर 1837 तक। अब इनको सेट कर दो क्रोनोलॉजी में। सबसे पहले कैविलियर पोएट्स आएंगे, बी वाला, तो इसमें देखो बी पहले दिया गया है, इसमें है, इसमें डी है, एलिमिनेट हो गया, इसमें डी है, ये एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से देखो कौन सा है। उसके बाद लेक पोएट आ जाएंगे, डी, बी डी, और उसके बाद सी, सॉरी बी डी ए और सी, बी डी ए सी दिया है फर्स्ट में, तो ये सही हो जाएगा। आगे विच ऑफ दीज कैरेक्टर फिगर इन सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गोडोट। वेटिंग फॉर गोडोट में कौन कौन से इसमें कैरेक्टर हैं? एस्ट्रेगन है, उसमें पोजो है, बेसिनियो नहीं है, मर्फी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दो और कैरेक्टर हैं जिनके नाम याद करने हैं, लक्की है इसमें और लादमिर है, ये दोनों भी है, तो ए और बी सही आंसर है फर्स्ट में। चलो जी आगे। Which two of the following poem are by Judith Wright? इनमें से कौन सी पोएम जो है वो जूडिथ राइट की ने लिखी है? पहली है इसमें मेडिटेशन ऑन ए बोन। मेडिटेशन ऑन ए बोन ये किसने लिखा है? ये तो एडी होप की है, एडी होप। इंपीरियल एटम है जूडिथ राइट का, ठीक है। वुमेन टू मैन, वुमेन टू मैन, इंपीरियल एटम भी इसी का है, एडी होप की है ये भी। वुमेन टू मैन जूडिथ राइट की है। द ओल्ड प्रिजन ये वाली भी इसकी है, जूडिथ राइट की। तो आंसर सी और डी होगा हमारा, सी और डी दिया गया लास्ट वाले ऑप्शन में, फोर्थ में। आगे हु इन द वर्ल्ड एज इंडिया आर्ग्यूज दैट इंग्लिश कैन बी द ओनली कॉमन यूनिफाइंग लैंग्वेज ऑफ इंडिया। किसने ऐसा बोला? द वर्ल्ड एज इंडिया में ये है किसका? सुजान सेंटोक ने लिखा है, तो इसी ने बोला है। वर्ल्ड एज इंडिया किसने लिखा है? सुजान सोंटाग ने। आगे राइटर मैच करने हैं। होमी के भाभा राइटर दिए गए हैं, दूसरी तरफ बुक के नाम है। रीडिंग द पॉपुलर लोकेशन ऑफ कल्चर किसने लिखा है? होमी के भाभा ने। नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर टी.एस. एलियट का है। इमेज म्यूजिक टेक्स्ट रोला बार्थ का है। कौन सा बच गया? जॉन फिस्के, ये हो गया रीडिंग द पॉपुलर। ऐसे मैच करना है, तो ए का हमारा क्या आएगा? सेकंड। ए का सेकंड देखो कहां पे दे रखा है, इसमें फर्स्ट है, नहीं आएगा। इसमें सेकंड है, इसको रखो एक बार। इसमें थर्ड दिया गया, ये भी कट हो गया। इसमें फोर्थ दिया गया, ये भी कट हो गया, तो एक ही है, तो इसमें ये आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। आगे विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द कंसलर रोमन। कंसलर रोमन क्या है? कंसलर रोमन को ही आगे सब डिवाइड किया गया है, जैसे बिल्डिंग्स रोमन हो गया, कमिंग एज नॉवल हो गई। ये एक ब्रॉड टर्म है कंसलर रोमन, राइट, जिसमें ये इसको आर्टिस्ट नॉवल भी कह सकते हैं हम, आर्टिस्ट नॉवल भी बोला जाता है इसको। नैरेटिव अबाउट आर्टिस्ट ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। इट कैन बी क्लासिफाइड सब कैटेगरी लाइक बिल्डिंग्स रोमन, कमिंग एज नॉवल। तो इसमें से देखो कौन सा है? बिल्डिंग्स रोमन। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी तो नहीं है, चाइल्डहुड से लेके जिसमें ग्रोथ तक, मैच्योरिटी तक की बात की जाए, नहीं है। डेविड कॉपरफील्ड में है ऐसा,
ऐसा है। टॉम जॉन में नहीं है। पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन इसमें भी है, तो बी डी इसमें सही आंसर होगा, थर्ड वाला। आगे, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज चार्ल्स बॉडलर्स फ्लावर्स ऑफ इविल, ये वर्क है इनका, फ्लावर्स ऑफ इविल्स जनरली एसोसिएट, इसमें कौन से जो मूवमेंट है वो एसोसिएट करते हैं फ्लावर्स ऑफ इविल में? नियो क्लासिक तो नहीं आएगा इसमें, गलत है। सिंबलिस्ट मूवमेंट आएगा एक, तो एक आएगा मॉडर्निस्ट मूवमेंट, पोस्ट मॉडर्निस्ट ही आएगा। बी और सी सही आंसर है इसमें, गिवन है थर्ड ऑप्शन में। चलो जी आगे, वर्ड विद द सेम प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट मीनिंग आर, प्रोनाउंसिएशन सेम होनी चाहिए लेकिन मीनिंग जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, वो कौन से इस कॉन्सेप्ट में, कौन से टर्म में ऐसा होता है? ये होता है होमोलॉग में। होमोलॉग में ऐसा होता है कि सेम जो वर्ड जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, बट डिफरेंट वर्ड हो, मतलब डिफरेंट जो है इनके मीनिंग होते हैं। लाइक बैंक हो गया, बैंक, जैसे रिजर्व बैंक बोल दिया, एक बैंक होता है जहां पे हम पैसे जमा करते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो अब इस दोनों में क्या होगा, डिफरेंट है, डिफरेंट मीनिंग है, तो ये वाला इसमें सही आंसर होगा। होमोनिम क्या होता है वैसे, एक इसमें साउंड सेम होती है बट डिफरेंट मीनिंग होते हैं, और इसमें जैसे कि फ्लावर हो गया, फ्लावर, फ्लोर, ऐसे है। और उसके बाद होमोग्राफ जो है, होमोग्राफ क्या होता है, इसमें वर्ड इज स्पेल्ड लाइक अनदर बट डिफरेंट, मे बी डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन वर्ड और स्पेल्ड बिल्कुल सेम होती है इसमें। तो ये चारों काफी थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाले हैं, एक बार प्लीज चारों को अच्छे से आप पढ़ के जाना, आगे आ सकते हैं एग्जाम में ये। उसके बाद है द एमएलए स्टाइल शीट, ए कंपाइलेशन ऑफ स्कॉलरली कन्वेंशन एंड डायरेक्टिव्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, एमएलए स्टाइल शीट है ये, स्कॉलरली एक हैंडबुक है ये। इसके बारे में पूछा सबसे पहले इसको पब्लिश कब किया गया था, 1951 में इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया था। टोटल इसके 9 एडिशन आ चुके हैं, 9th इसका एडिशन है, वो आया था 2021 में, 2021 में। चलो आगे, अरेंज द फॉलोइंग जर्नल इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द पब्लिकेशन, पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग जो जर्नल दिए गए हैं, मैगजीन दी गई है, उनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। सबसे पहले लॉन्गमैन मैगजीन है 1982 में, कॉर्नहिल मैगजीन, इसके फाउंडर हैं जॉर्ज म्यूरी स्मिथ, लेकिन एडिटर कौन है, विलियम मैकविस ठाकरे। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है पहले एग्जाम में कि इसके एडिटर कौन है, कॉर्नहिल मैगजीन के WM ठाकरे हैं। ब्लैकवुड मैगजीन आती है 1817 में, और बेंटले मैगजीन आती है 1836 में। अब पहले 17 वाली आएगी, फिर CDBA देखो कहां पे है, ऑप्शन 4 में। आगे, विच ऑफ दी जर्नली टेकन टू बी ट्रू ऑफ कल्चरल स्टडी, कल्चरल स्टडी के बारे में कौन सा ट्रू है, पॉलिटिकली इंगेज्ड है, बिल्कुल सही है। कल्चरल स्टडी एक बहुत बड़ी टर्म है, ब्रॉड टर्म है। प्रिविलेज टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं होती इसमें। इट हैज सिंबोलिक रिलेशनशिप विद फॉर्मलिज्म, ये भी नहीं होता। इट स्टडीज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट, ये भी सही है, ए और डी है, कहां पे है, ऑप्शन 2 पे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट आर्टिकुलेट फ्रेंच फैनन पॉलिटिकल पोजीशन, इसमें से बताना है कौन सा बेस्ट आर्टिकुलेट करता है फ्रेंच फैनन के पॉलिटिकल पोजीशन को। कॉलोनिज्म विल डाई इन ए नेचुरल डेथ एंड वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट इट, गलत है। पीजेंट एंड सोशल आउटकास्ट हैव मेनी रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल इन अफ्रीका, नहीं ऐसा नहीं है, हैव सॉरी लिटिल है, लिटिल रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल इन अफ्रीका, गलत है। सोशल ऑपरेशन इन द थर्ड वर्ल्ड इज ए मैटर मोर ऑफ रेस देन क्लास, सोशल ऑपरेशन जो है वो ज्यादा क्या है, थर्ड वर्ल्ड में ज्यादा बड़ा मैटर है, किससे ज्यादा, रेस और क्लास से नहीं जी, रेस और क्लास का ज्यादा बड़ा मैटर है, तो ये भी क्रॉस हो गया। अफ्रीकन बुर्जुआजीज कैन नेवर सक्सीड इन द टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग, बुर्जुआजीज कौन है, मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास तो नहीं हो सकती सक्सीड नेशन को बिल्ड करने में, ये सही है स्टेटमेंट। उसके बाद
Who among the following says the ideology is a representation of the imaginary relationship of individual to the real condition of existence? किसकी है ये टर्म? मतलब ये किसने बोला है? आइडियोलॉजी is a representation of the imaginary relationship of individual to the real condition of existence. ये है लुइस एल्थुसर। उसके बाद who wrote post modern reworking of चार्ल्स डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन विदाउट ऑल्टरिंग द ओरिजिनल टाइटल? बिल्कुल सेम डिट्टो टाइटल से लिखा है इसने, कैथी एकर ने। ग्रेट एक्सपेक्टेशन के नाम से ही सेम डिट्टो स्टोरी है, ठीक है, और सेम टाइटल है। उसके बाद इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज मिल्टन रेफर टू आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल? ये कौन सी बुक में है? ग्रेट मुगलों के बारे में बात की है इसने, क्योंकि मुगलों ने क्या किया था, बहुत बड़े बड़े फोर्ट वगैरह है बनवा दिए थे, तो उनकी ब्यूटी से काफी ये मिल्टन जो है वो सेलिब्रेट करता है इसको, ठीक है, इनकी ब्यूटी को। ये है बुक नंबर 11 में, इसमें डिस्कशन करता है वो इसके बारे में, जॉन मिल्टन। उसके बाद मैच करना है लिस्ट को। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। पास्ट एंड प्रेजेंट थॉमस कार्लाइल ने। इंग्लिश ट्रेड और इलनेस एज मेटाफर। पहले ये देखो ए का हो गया सेकंड, ए का सेकंड देखो कहाँ पे है, यहाँ नहीं है, गलत हो गया, यहाँ भी नहीं है, गलत हो गया, यहाँ भी नहीं है, ये भी गलत है, सॉरी एक मिनट, ए का सेकंड यहाँ है, देखो ये हमने गलत कर दिया, ए का सेकंड यहाँ नहीं है, तो सेकंड वाली एक में ही दिया गया है ए का सेकंड। बी का देख लो एक बार, बी का थर्ड है, बी का थर्ड इसमें दिया गया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इंग्लिश ट्रेड हो गया सुजान सोनटैग का, और इलनेस एंड मेटाफर है R.W. एमर्सन का। आगे है चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। इन बुक्स की करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग आई है 1997 के लिए बुकर अवार्ड मिला है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में है किरण देसाई का। शशि देशपांडे द लॉन्ग साइलेंस है 1988 में, और झुम्पा लहरी नेम सेक है 2003 में। करो सीक्वेंस पे, सी आएगा फिर ए आएगा। सी ए देखो पहले कहाँ पे है, इसमें सी ए नहीं है, इसमें सी ए नहीं है, इसमें दिया गया है और इसमें भी नहीं है, तो राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतने ही करते हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो ठीक है, आप फटाफट से इनका रिवीजन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।